नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की एंट्री से दबाव में आई बीजेपी के, अडानी को लेकर कांग्रेस के वार की, देश के नाम को बदलने पर अड़े मोदी के मंत्रियों की, एमपी बीजेपी में हुई बड़ी बगावत की, महुआ मोइत्रा को मिले नए फरमान की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात शिंदे और बीजेपी के रिश्तों में आई खटास की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों पर इस बुलेटिन में होगी चर्चा, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चेतावनी, कहा बीजेपी विपक्ष को डराने का काम कर रही है, एक दिन उन्हें भी भुगतना होगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दिया पीएम मोदी को करारा जवाब, कहा पीएम को कद का ध्यान रखना चाहिए, एमएसपी मेरे कार्यकाल में ही बढ़ी, पीएम मोदी ने तंज कसा था, कृषि मंत्री रहते पवार ने कुछ नहीं किया। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा हम जब किसानों का कर्ज माफ करते हैं तो बीजेपी को तकलीफ होती है, कहा मोदी सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगी। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे ने किया आमरण अनशन का ऐलान, बोले अगर किसी को भी कुछ हुआ तो शिंदे सरकार होगी जिम्मेदार। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे राहुल गांधी ने ऐसा सियासी दांव चला है जिससे बीजेपी दबाव में आ गई है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी को मैदान में उतार दिया है, और छत्तीसगढ़ पहुंचते ही राहुल ने चुनावी समीकरण पूरी तरह से पलट दिए हैं। तो क्या कह गए राहुल, जिससे मुश्किल में है बीजेपी? देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को नक्सल प्रभावित जिलों में होगा। मतदान के लिए 10 दिनों से भी कम का वक्त बचा है। मतदान को देखते हुए चुनाव अभियान तेज हो गया है। कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। राहुल ने आज कांकेर और कोंडागांव जिले में रैली की। इस दौरान राहुल गांधी वो कह गए जिससे राज्य में बीजेपी की आफत आ गई है। राहुल ने कहा, और अब हम आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसको हम केजी टू पीजी कहते हैं। केजी टू पीजी में, केजी टू पीजी के वायदे में केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ के सारे स्कूल और कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों में मुफ्त में आपको शिक्षा मिलेगी। तो देखिए, जो भी हम करते हैं, हम छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए करते हैं। राहुल के इस ऐलान से बीजेपी के होश उड़ गए हैं। इसी के साथ राहुल ने आगे कहा कि सरकार चलाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाया, दूसरा तरीका गरीब लोगों की मदद करो। कांग्रेस सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों और बेरोजगारों की मदद करती है, लेकिन बीजेपी सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की मदद करती है। आपको बता दें कि बस्तर में बीजेपी का सूपड़ा साफ है। 12 की 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस ने इन 12 सीटों को अपने पास बरकरार रखने के लिए चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रखी है। अब राहुल गांधी भी मैदान में उतर चुके हैं, जिससे बीजेपी की बची कुची उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। राहुल के इस दांव से बीजेपी का खेल बिगड़ चुका है। इधर कांग्रेस ने मोदी का खेल भी बिगाड़ दिया है। कांग्रेस ने अडानी ग्रुप के बंदरगाह को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि अडानी ग्रुप के बंदरगाहों से देश के सरकारी बंदरगाहों को नुकसान हो रहा है, और पिछले 10 सालों में अडानी समूह के बंदरगाह कारोबार में अंधाधुंध विस्तार हुआ है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज देश में सबसे ज्यादा बंदरगाहों पर अडानी की कंपनी का कब्जा है। अडानी ग्रुप के पास देश के 14 बंदरगाह और टर्मिनल बिल्डिंग है, और इनकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, जबकि सरकारी बंदरगाह की संख्या सिर्फ 12 है। भारत की समुद्री सीमा करीब 5422 किलोमीटर है, यानी हर 500 किलोमीटर के दायरे में अडानी ग्रुप का बंदरगाह मौजूद है। और पिछले 9 सालों में इन बंदरगाह पर माल ढुलाई यानी कि कार्गो में तेजी से बढ़त भी देखी जा रही है। 10 साल पहले जहां देश के कुल कार्गो संचालन में अडानी ग्रुप का हिस्सा सिर्फ
9% था, वहीं अब ये 24% हो गया है और इसी दौरान सरकारी कार्गो का हिस्सा 4% घट गया है। इस दौरान निजी बंदरगाहों में अडानी की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो गई है और ये सब हुआ है दूसरी कंपनी के बंदरगाह खरीदने के चलते, जिसमें से 6 अधिग्रहण पिछले 10 वर्षों में हुए हैं और इसे लेकर अब विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए हैं कि एक ही व्यक्ति का इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने बड़े हिस्से पर एकाधिकार होना बाजार को नियंत्रण करने, प्रतिस्पर्धा खत्म करने, कीमतें तय करने जैसे संकट को न्योता देने के समान है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसते हुए कहा कि इससे अडानी के मित्र प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब उनकी कृपा से ही तो संभव हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बेशर्मी से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र का नियंत्रण अपने करीबी दोस्त, जिस पर आपराधिकता के गंभीर आरोप हैं, उसे ये सब सौंपकर प्रधानमंत्री ने खुद को और भारत को वैश्विक हंसी का पात्र बना दिया है। एक मित्र जिसके चीनी और अमीराती व्यक्तियों के साथ संदिग्ध संबंध है, जो न केवल ओवर इन्वॉइसिंग और स्टाफ हेरफेर में भी शामिल है। अडानी को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार सवालों में है। सवालों में तो मोदी के मंत्री भी हैं। इंडिया गठबंधन के अस्तित्व में आने के बाद से देश का नाम इंडिया की जगह भारत करने की मांग जोर पकड़ती दिख रही है। अब पीएम मोदी के एक और मंत्री ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें देश का नाम बदलने की सिफारिश की गई है। इसको लेकर रेल मंत्रालय ने प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर 28 दलों के गठबंधन इंडिया बनने के बाद से पीएम मोदी से लेकर बीजेपी नेता काफी परेशान हैं। जो पीएम मोदी 2019 लोकसभा चुनावों में इंडिया के नाम पर वोट मांगते दिखते थे, अब उन्हें वोट फॉर इंडिया कहने से परहेज हो गया है। इंडिया शब्द में अब उन्हें गुलामी की मानसिकता दिखती है। विपक्षी दलों की गठबंधन से मोदी सरकार इस कदर डरी हुई है कि अब देश का नाम बदलने पर जोर दिया जा रहा है। अब इसी को लेकर रेल मंत्रालय ने केंद्रीय कैबिनेट को नोटिस प्रस्ताव भेजा है। इसमें इंडिया को हटाकर देश का नाम भारत करने की बात कही गई है। मंत्रिमंडल को भेजा गया ये इस तरह का पहला प्रस्ताव है जिसमें ये मांग उठाई गई है। खबरों की माने तो आने वाले दिनों में सरकारी कागजात में इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। उन्होंने कहा है कि संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही नामों का जिक्र है। ऐसे में अगर भारत का नाम का प्रयोग बढ़ाया जाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। इस मामले को लेकर बीते कई दिनों से राजनीति भी गरमाई हुई है। इंडिया और भारत से जुड़े विवाद ने उस वक्त भी तूल पकड़ लिया था जब G20 डिनर के लिए भेजे गए न्योते पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। ये निमंत्रण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भेजा गया था। इतना ही नहीं, G20 में नेम कार्ड पर देश का नाम भारत ही लिखा था। हाल ही के दिनों में जो ऑफिशियल रिलीज सामने आई है उसमें भी भारत का बढ़ता इस्तेमाल देखा जा सकता है। NCERT की ओर से गठित समिति ने भी स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत करने की बात की गई है। इस सुझाव पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बीजेपी इतिहास बदलना चाहती है और इसलिए ऐसे हताशा भरे कदम भी उठा रही है, क्योंकि उसे विपक्षी गठबंधन इंडिया से हार का डर सता रहा है। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि इंडिया शब्द उतना ही गौरवशाली है जितना कि भारत, लेकिन मोदी सरकार एक पूरी पीढ़ी को उस शब्द से नफरत करने की शिक्षा देना चाहती है जिसके प्रति हम गर्व महसूस करते हैं। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि नाम बदलना सिर्फ ध्रुवीकरण की कोशिश है। इंडिया से मोदी की बढ़ती नफरत कहीं उन पर भारी न पड़ जाए। इधर MP में नेताओं की बगावत बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है। मध्य प्रदेश में अब नामांकन भरने का काम अंतिम दौर में चल रहा है। कांग्रेस सभी सीटों पर तो बीजेपी ने 228 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 2 सीटों पर उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। बीजेपी की 5वीं सूची आने के बाद पार्टी में बगावत के सुर सुनाई देने लगे। वैसे बगावत तो पहली सूची आने के साथ ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब इसका दायरा बड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश में वोटिंग को अब 3 सप्ताह का भी समय नहीं बचा है। 17 नवंबर को मतदान होना है। बीजेपी गुना और विदिशा की सीट को छोड़कर सभी पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इन सीटों पर ज्यादा दावेदार होने के चलते पार्टी मुसीबत में दिख रही है। गुना सीट से तो बीजेपी के 8 दावेदारों ने नामांकन तक भर दिया है, तो विदिशा में भी हालात अच्छे नहीं है। बीजेपी की जब 5वीं सूची आई तो उसके बाद पार्टी के अंदर बगावत तेज हो गई थी। पहले करीब 30 सीटों पर बगावत की गूंज सुनाई दे रही थी और नामांकन का अंतिम दिन करीब आते आते इसकी संख्या 2 गुने से ज्यादा हो गई है।
70 से ज्यादा सीटों पर पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ बीजेपी में बगावत हो गई है। हालात ये हैं कि हर तीसरी सीट पर बीजेपी का बागी मैदान में दिखाई दे रहा है। पार्टी नेताओं में टिकट कटने का गुस्सा दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने 32 सीटों पर विधायकों के टिकट काटे हैं और इसमें से करीब 10 विधायक बगावत कर चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। 15 सीटों पर पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री चुनाव मैदान में दिखाई दे रहे हैं, जो पार्टी उम्मीदवारों की परेशानी बढ़ा रही है। बीजेपी के बागियों को सभी दलों ने टिकट दिया है। सपा, बसपा और आप तीनों में बीजेपी के बागी उम्मीदवार बनकर अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं। मुरैना, अटेर, भिंड, लाहार, जबलपुर, उत्तर महेश्वर, चाचौड़ा, श्योपुर पूर्व समेत कई सीटों पर विरोध दिखाई दे रहा है। मुरैना जिले में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह बीएसपी में चले गए। विजयपुर से सीताराम आदिवासी का टिकट काटा तो यहां पर 55,000 सहरिया आदिवासियों का वोट बीजेपी के हाथ से खिसकता दिख रहा है। बीजेपी में मचे इस घमासान ने मोदी और शाह की चिंता बढ़ा दी है। चिंता तो महुआ मोइत्रा ने भी बीजेपी की बढ़ा दी है। कैश फॉर क्वेरी मामले में संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ को समन भेजा। वहीं इस समन को लेकर भी महुआ ने बड़ी मांग रखी है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। कैश फॉर क्वेरी मामले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बीच जंग थमती नहीं दिख रही है। दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। संसद की एथिक्स कमेटी इस मामले की जांच कर रही है और कमेटी की ओर से महुआ को 31 अक्टूबर को उनके सामने पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन महुआ ने एथिक्स कमेटी को पत्र लिखा और कहा कि वो 31 अक्टूबर को पेश नहीं हो पाएंगे, उन्हें 5 नवंबर के बाद की तारीख दी जाए। अब कमेटी ने महुआ को राहत दी है, लेकिन उनकी बात को पूरी तरह से नहीं माना गया है। महुआ को अब एथिक्स कमेटी ने 31 अक्टूबर की जगह 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। वहीं महुआ ने एक इंटरव्यू में कैश फॉर क्वेरी मामले में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसको साबित करने की जिम्मेदारी हमेशा शिकायतकर्ता की होती है। इसके साथ ही महुआ ने कबूल किया है कि उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को अपना संसद लॉगिंग और पासवर्ड दिया था। मोइत्रा ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसके पास लॉगिंग हो सकता है, कौन कर सकता है और कौन नहीं। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी सांसद खुद सवाल नहीं पूछता, लॉगिंग और पासवर्ड उनकी टीम के पास रहते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन एक ओटीपी आता है जो सिर्फ मेरे फोन पर आता है, ये दर्शन के फोन पर नहीं जाता। महुआ मोइत्रा ने कहा, बीजेपी ने धमकाने के लिए गलत व्यक्ति को चुना है। उन्होंने सच में ऐसा किया है। मैंने यहाँ बैठने के लिए अपने जीवन में सब कुछ छोड़ दिया है। कुछ छोटे झारखंडी पिटबुल सब कुछ खत्म नहीं कर सकते हैं। मैं सच के लिए लड़ना जारी रखूंगी और आप देखेंगे कि 2024 में क्या होता है। महुआ हार मानने को तैयार नहीं है। इधर फिलिस्तीन और इजराइल भी हार मानने को तैयार नहीं है। गजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र से मंजूरी मिल गई है। इसके पक्ष में 120 वोट पड़े, जबकि केवल 14 देशों ने ही इस प्रस्ताव का विरोध किया। वहीं 45 देशों ने इस प्रस्ताव पर अपना मत नहीं दिया। भारत ने इससे दूरी बना ली, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही लड़ाई को रोकने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस बीच यूएन में इसे लेकर प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें संघर्ष पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 देशों ने वोट किया, जबकि 14 देशों ने इसके खिलाफ वोटिंग की। वहीं भारत, ब्रिटेन समेत 45 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। आपको बता दें कि ये प्रस्ताव जॉर्डन की तरफ से पेश किया गया था। बड़ी बात यह है कि अमेरिका समेत 14 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। दरअसल इस प्रस्ताव में गजा में जंग को रोकने, मानवीय सहायता पहुंचाने और नागरिकों की सुरक्षा को बरकरार रखने का आह्वान किया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में लड़ाई पर चिंता जताई। भारत ने दोनों पक्षों से तनाव कम करने और हिंसा से दूर रहने का आग्रह किया, लेकिन फिर भी मतदान में हिस्सा न लेकर एक तरह से इजराइल का समर्थन ही कर दिया, जिसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। इजराइल हमास संघर्ष पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना है कि फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत सरकार के बीच भ्रम की स्थिति है। भारत की नीति फिलिस्तीन का समर्थन करने की थी, इजराइल का नहीं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में हजारों लोगों की जान जा रही है और भारत ने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया, इसलिए वर्तमान सरकार में भ्रम की स्थिति है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा है, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। मैं स्तंभ और शर्मिंदा हूँ कि हमारे देश ने गजा में युद्ध विराम के लिए मतदान करने से परहेज किया है। देश की स्थापना अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर हुई थी, जिन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। ये सिद्धांत संविधान का आधार है, जो हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हैं। तो वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक्स पर लिखा, ये पहली बार है जब भारत ने मानवता, युद्ध विराम और विश्व शांति के विषय पर सबसे आगे रहने के बजाय ढुलमुल रवैया अपनाया। केंद्र सरकार भारत की विदेश नीति के साथ खिलवाड़ बंद